हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो इसमें we will study two types of polynomials. तो फर्स्ट तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जैसे पहली टर्म जो है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहली टर्म होगी एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी टर्म होगी एक्स वाली और तीसरी टर्म होगी कांस्टेंट। ठीक है, और इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मतलब ज़ीरो के बराबर रख देते हैं हम उसको पॉलिनोमियल को, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। अगर ज़ीरो के बराबर रख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ज़ीरो के बराबर नहीं रखते तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। हम इसको बोलेंगे कि ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकंड जो है, देखिए पॉलिनोमियल्स तो ऐसे ना जाने कितने टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे हमारे सिलेबस में केवल दो टाइप के पॉलिनोमियल ही हमको करने हैं। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ए बोल देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोल देते हैं और कांस्टेंट टर्म को बोल देते हैं सी। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हो गया। उसके बाद दूसरा आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये होता है। अब उसके बाद हमसे ये पूछा जाता है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करें। जीरोस क्या होते हैं, तो पहले मैं जैसे क्यूबिक क्यूबिक है और क्वाड्रेटिक है, तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं ना जीरोस कैलकुलेट करने की, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाला है, दूसरा टर्म एक्स वाला है और तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप इसके जीरोस कैलकुलेट करें, तो जीरोस कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसको जीरो के बराबर रख दो, जीरो के इक्वल रख दीजिए इसको। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो रख दिया। अब ये करने के बाद में अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मुझे करना होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है, वन। तो मैं इस वन को सबसे पहले थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री, ये क्या आ गया, थ्री। अब मुझे फोर एक्स को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो प्लस फोर के बराबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन प्लस थ्री के बराबर आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो है ही पहले, फोर एक्स को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, थ्री एक्स प्लस वन एक्स। थ्री एक्स प्लस वन एक्स बन जाएगा फोर एक्स, और थ्री इंटू वन क्या बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा थ्री के बराबर, इज इक्वल टू जीरो। दोबारा बताता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो वन इंटू थ्री करा तो थ्री आ गया। अब जो बीच में फोर एक्स है, इस फोर एक्स को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि थ्री एक्स प्लस वन एक्स अगर मैंने कर दिया तो थ्री एक्स प्लस वन एक्स बन जाएगा प्लस का फोर एक्स, और थ्री इंटू वन अगर करेंगे
तो वो इसी के बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। तो ये हमको करना होता है, ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मैं कहता हूँ कि हाँ हमारी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई। फिर क्या करेंगे, ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। इसमें x आ रहा है कॉमन, तो जब इधर भी x है और इधर x स्क्वायर है तो x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3। फिर ये है 1x प्लस 3, तो इसमें से क्या कॉमन निकालूं कि x प्लस 3 आ जाए। ये तो खुद अपने आप में x प्लस 3 है, 1x को तो लिखने की भी जरूरत ही नहीं होती, आप x लिख दो बस। तो इसमें फिर कुछ भी कॉमन नहीं जब आता है ना किसी में, तो 1 लिख लेते हैं कॉमन, तो प्लस का 1 लिख लिया, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म तो ये हो गई पूरी x इंटू एक्स प्लस 3, और एक टर्म ये हो गई 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसमें से x प्लस 3 को बाहर निकाल लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3 आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा x, तो लिख देंगे x, और यहाँ जब x प्लस 3 ले लिया तो यहाँ बचा प्लस का 1, x प्लस 1, ये हो गया। तो ये दो टर्म्स आ गई। अब मैं कहूँगा कि आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ अभी ये, तो प्लस 3 को उधर ले जाइए, आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, और इधर से प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो आप ये देखिए कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखने पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखने पर x की दो वैल्यूज आई हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे आते हैं, कोई भी मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसको 0 के बराबर रख देते हैं। 0 के बराबर रखने पर उसकी दो वैल्यू आएंगी। देखिए ये हमको पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी जा रही है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी दो ही वैल्यू आएंगी, यहाँ से x की दो ही वैल्यू आएंगी इसको सॉल्व करके। यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसको सॉल्व करके x की 3 वैल्यूज आएंगी। तो ये बेसिक चीज मेरे को पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन आता है उसमें 2 रिजल्ट्स आते हैं, और क्यूबिक का जो सॉल्यूशन आता है उसमें 3 रिजल्ट्स आते हैं। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज को क्या बोल देते हैं, जो पहला जीरो आया है उसको बोल देते हैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू -3, और जो दूसरा जीरो आया है उसको बोल देते हैं बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद जो दो वैल्यूज आई हैं उनको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले जीरो को बोल देते हैं अल्फा, दूसरे जीरो को बोल देते हैं बीटा। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर नहीं आया हूँ, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप नोट करेंगे, ये मिटा दूं, यस सर, यस। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द zeros, relationship between the zeros and coefficients, relationship between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Relationship between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे,
ये एक रिलेशनशिप हमको याद रखना होता है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम ये कहेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a let alpha and beta be the zeros of a quadratic polynomial ax square प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके जो इसको सॉल्व करके जो दो वैल्यूज आती हैं उनको हम जो जीरोस बोल देते हैं उनको बोलते हैं हम अल्फा और बीटा। तो रिलेशनशिप क्या होती है देखिएगा, रिलेशनशिप ये होती है अल्फा प्लस बीटा, पहला रिलेशन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसको ये भी बोल देते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस, और मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बोल दो, या बोल देते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ये होता है प्लस का सी अपॉन ए, इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो रिलेशन होते हैं। ठीक है, इन दो रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ। बस एक मिनट वेट करिए, मैं ना जरा पानी पी रहा हूँ, एक मिनट वेट करिए सभी बच्चे। चलिए जी, हमें बस अभी इतना देखना है और फिर स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। पेज नंबर 2.24 ऑफ आर डी शर्मा, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12, x square plus 7x plus 12, and verify the relation between the zeros and its coefficients, and verify the relation between its zeros and coefficients। ठीक है, ये काम करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो देखिएगा,
देखो ये दे रखा है मेरे को, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है, जीरोस को फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप जीरो के बराबर रख दीजिए। अच्छा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये 7x है तो इस 7x को मैं क्या बोल सकता हूँ फिर, 4x प्लस 3x बोल सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 3 अगर मैं करूंगा तो 7 आ जाएगा, और 4 3 हो जाएगा 12, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 ही आएगा। तो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, और मुझे लगता है ये सब आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं भी पता है तो प्लीज़ ना पूछने में झिझकना मत, बीच में पूछ लेना प्लीज़। 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है x कॉमन, x ले लिया कॉमन, तो इधर बचेगा x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12 में क्या कॉमन आ रहा है, 3, 3 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये देखिए, हमारे पास एक टर्म आ गई x इंटू एक्स प्लस 4, दूसरी टर्म आ गई 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इसमें आपने x प्लस 4 ले लिया कॉमन। जब x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक टर्म बचेगी x, और यहाँ पर एक टर्म बचेगी प्लस का 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसको क्या कहेंगे हम, इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3, -4 और -3, ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम ये कहेंगे देयरफॉर zeros of the given polynomial, zeros of the given polynomial are अल्फा इज इक्वल टू -4। भाई एक वैल्यू को अल्फा बोल दो, दूसरे को बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा बोल दो, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा -4 हो गया और बीटा हो गया -3, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो अब देखेंगे वेरिफिकेशन, हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। इसमें पहला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। बल्कि एक काम करिए, ये लिखने से पहले एक काम करो, पहले आप यहां पर नोट करिए, कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल, कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बल्कि इज इक्वल टू 0 छोड़ो, बस ऐसे ही लिखो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड में क्या होता है, a, और इसमें क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। x का कोफिशिएंट b, इधर x का कोफिशिएंट 7, तो b की वैल्यू 7 आ गई। कांस्टेंट टर्म इधर c और इधर प्लस 12, तो c की वैल्यू आ गई 12। उसके बाद हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन करेंगे तो इसके जो यहाँ के जो रिलेशनशिप है, जो ये दो रूल्स हैं, ये वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए होता भी है या नहीं होता, ये वेरीफाई करके बताना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, ये होता भी है या नहीं होता, ये वेरीफाई करके बताना है हमें। तो अब आप इसमें देखिएगा कि यहाँ पहला रूल है
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना आया था -4 प्लस बीटा कितना आया था -3, तो -4 प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो -4 -3 कितना हो गया बेटा -7। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई -7। फिर बात करते हैं राइट हैंड साइड की। आर एच एस है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है 7 और ए कितना है 1, तो -7 अपॉन ए -7 आ गया, तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence verified। ये वेरीफाई करना है। अब देखिएगा सेकंड सेकंड देखिएगा, सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है, अल्फा है -4 और बीटा है -3, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 क्या हो गया प्लस का 12, ये तो LHS हो गया। इसी के बाजू में RHS भी कर दो सॉल्व। RHS है C अपॉन ए, अब C कितना है, C है 12 और A है 1, तो 12 अपॉन 1 ये हो गया 12, तो LHS और RHS इन दोनों की वैल्यू हो गई 12, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence verified। ये चीज़ वेरीफाई हो गई। उसके बाद देखिएगा और देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, ये बेटा क्लियर है सभी को, एग्जांपल नंबर 1 करने का तरीका समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले तो मेरे को वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकालेंगे जीरोस की, कैसे कि जो भी मेरे को पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर रखेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके जो भी दो वैल्यूज आएंगी वही हमारे दो जीरोस होंगे। तो पहले जीरो को मैं बोल दूंगा अल्फा, दूसरे जीरो को मैं बोल दूंगा बीटा। फिर उसके बाद हमारे पास रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इन रिलेशंस को फिर मुझे वेरीफाई करना है, जैसा कि अभी अभी बताया। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल नंबर 2, find the zeros of the quadratic polynomial find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 6x square minus 3, fx is equal to 6x square minus 3, and verify the relationship between the zeros and its coefficients, and verify the relationship between its zeros and coefficients। बिटवीन इट जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ये मेरे को करना है। तो अब आप ये देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व। इस तरफ कर रहा हूं सबसे पहले फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब ये जीरोज फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं ना हमको, तो इसका मतलब ये होता है कि
जब भी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर रख दो और वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, जरा देखिएगा कि मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है 6x² - 3, तो मैं करूंगा जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर रख देते हैं जीरोस निकालने के लिए। 6x² - 3 = 0। तो आप ये देखिए कि इसमें x वाला टर्म तो है ही नहीं। अगर x वाला टर्म होता तो मैं उसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करता, तो वो तो है ही नहीं। तो आप क्या करो, -3 को इस तरफ ले आओ तो वो +3 हो जाएगा। 6x² = प्लस का 3 हो जाएगा। 6x² ये प्लस का 3 हो गया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि x² की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। जब x² की वैल्यू 1/2 आ गई तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। एक तरफ स्क्वायर दे रखा है, एक तरफ दे रखा है 1/2, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। तो x² का स्क्वायर रूट = 1/2 का स्क्वायर रूट। देखिए, जब कोई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे x का स्क्वायर है और इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा x = 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 और 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस जरूर लिखेंगे। प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर 1/√2 का स्क्वायर करें तो भी 1/2 आएगा, और -1/√2 का स्क्वायर करें तो भी 1/2 आएगा। ये सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ? यस ये सबको यस क्लियर सर। है? ठीक है, नो सर। मैं ये कहूँगा नहीं, इट इम्प्लाइज एक्सक्यूज मी दैट सर। x हाँ एक्सक्यूज जी मी सर। बताइए। हाँ जी सर बताओ। ये समझ नहीं आया, +- 1/√2। हाँ, +-1/√2 सीधा सीधा यही है कि भाई जो हमारी वैल्यू है, मतलब मैंने 1/2 का स्क्वायर रूट लेना चाहा, तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा 1/2 का, तो क्या होगा, 1/2 का जब स्क्वायर रूट लूँगा तो इसमें क्या होगा कि भाई 1 का स्क्वायर रूट तो 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2 है ना। और प्लस माइनस का मतलब ये है कि 1/√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही आएगा। इसी तरह से -1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 1/2 ही आएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो ये वही वाली बात है, मुझे लगता है समझ गए होंगे। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। तो अब देखिएगा कि मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई। एक तो x की वैल्यू आ गई 1/√2, और एक दूसरी वैल्यू आ गई x = -1/√2। ठीक है, तो हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया कि भाई हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, तो दोनों वैल्यू आ गई हमारी। ठीक, तो ये जो दोनों वैल्यू हैं यही तो जीरोस कहलाएंगे। तो इसका मतलब अल्फा = 1/√2 एंड बीटा = -1/√2। अल्फा = 1/√2 एंड बीटा = -1/√2। ये हो गया। अब देखिएगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब वेरिफिकेशन करना है, लेकिन उससे पहले जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है उसकी बात करता हूँ मैं, जो पॉलिनोमियल है। हम कहेंगे एक्सक्यूज मी सर। स्क्वायर, हाँ जी बोलिए। सर मुझे सर थोड़ा डाउट था उसी प्लस माइनस वाले पार्ट में। हाँ बताओ। सर जब हमें पता है कि वो 1 है पॉजिटिव में, तो सर हमने प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस माइनस क्यों लगाया? नहीं सर, जब अगर हमें नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में नहीं है तो हम लगाते
सर लेकिन हम जब श्योर हैं कि वन पॉजिटिव का है तो सर लगाने की जरूरत क्या थी? नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि हम श्योर हैं, वो तो हमें पता है कि इस चीज़ में तो हम श्योर हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1/2 है, ये तो हम श्योर हैं ही, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप ये कहेंगे कि एक्स की वैल्यू 1/2 होगी, 1/√2 होगी। आप इसमें पूरी तरह से श्योर हो। तो कैसे कंफर्म आपने कैसे करा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो एक्स का स्क्वायर हो गया और 1/√2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x का स्क्वायर तो रहा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये तो बिल्कुल ठीक है थ्योरी। लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये आती है कि एक बच्चा ये बोलता है कि x की वैल्यू मैं तो 1/√2 नहीं लूंगा, मैं तो -1/√2 लूंगा, और मैं भी पूरी तरह से ठीक हूँ। ठीक है, तो कैसे कि भाई अब इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर करो, तो x का स्क्वायर करा तो क्या हो जाएगा -1/√2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी +1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2, तो अब भी एक्स स्क्वायर 1/2 आ रहा है। तो इस वजह से एक थ्योरी तो ये कहती है कि भाई हम पूरी तरह से श्योर है, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि भाई ये भी पूरी तरह से श्योर है। तो इसका मतलब कि दोनों ही वैल्यू पूरी तरह से ठीक है, कोई वैल्यू गलत नहीं। और फिर क्या है कि यहाँ पर मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब जो भी एक्स की हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम डिग्री बोल देते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं, रूट्स मतलब ये जीरोस। तो एक जीरो हो गया 1/√2 और एक जीरो हो गया -1/√2। समझ गए? यस सर, यस सर। चलो जी, अब इसके बाद ये मैं मिटा रहा हूँ नीचे। अब जो मेरे को पॉलिनोमियल दे रखा है ना, पहले उसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसी तरीके से लिखेंगे इसको। तो लिखता हूं मैं, देखो क्या दे रखा है, 6x², 6x²। लेकिन उसके बाद x वाली टर्म नहीं है तो उसको जबरदस्ती इंक्लूड कर देंगे, लिख देंगे 0x, 6x² प्लस 0x, और फिर कांस्टेंट टर्म -3, तो 6x² प्लस 0x -3। कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विद ax² प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ आप कंपेयर कर दीजिए। तो देखिएगा, इधर x² का कोफिशिएंट a है और इधर x² का कोफिशिएंट 6 है, तो a की वैल्यू आ गई 6, x का कोफिशिएंट इधर b, इधर x का कोफिशिएंट 0, तो b की वैल्यू आ गई 0, और कांस्टेंट टर्म इधर c और इधर कांस्टेंट टर्म -3, तो c की वैल्यू आ गई -3। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? ए बी और सी क्लियर है दोनों सर। आ गई, और अल्फा और बीटा हो गए इसके जीरोस। अब इसके बाद मेरा काम बचता है वेरिफिकेशन का, तो वेरीफाई करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे इसी में, क्वेश्चन में, वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट मेरे को क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 1/√2, और प्लस बीटा कितना है -1/√2। तो 1/√2 और प्लस माइनस माइनस 1/√2, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट आ गया 0। RHS लेकर चलिए, RHS क्या है -b/a, तो माइनस का b/a, तो माइनस b कितना है, b है 0 और a कितना है 6,
0/6 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। एक तो ये वेरीफाई हो गया, उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो वेरीफाई करना है। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अभी अल्फा क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है -1/√2। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा +2। फिर RHS, RHS इज इक्वल टू C/A। अब C कितना है -3 और A कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया -1/2। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। सभी को क्लियर है बताइए, दिशा, दिव्यांशी, राजनंदिनी? यस सर। यस सर। क्लियर है सर। आशुतोष? सर। ओके ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 था, इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं। Example 3, find the zeros of the polynomial find the zeros of the polynomial fu is equal to 4u square plus 8u. fu is equal to 4u square plus 8u. 4u square plus 8u, and verify the relationship between the zeros and verify the relationship between the zeros and verify the relationship between the zeros and its coefficients. Zeros and its coefficients. Zeros and its coefficients, ये है, ठीक है। तो FU इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x की टर्म्स में ही दे रखी हो। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है u की टर्म्स में, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के लिए जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको जीरो के बराबर रखना होता है। तो मैं क्या करूँगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या करेंगे भाई, यहाँ से 4u स्क्वायर और 8u कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। 4 कॉमन आ रहा है एक तो, और u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा u, और यहाँ क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब मैं कोई भी दो टर्म्स में, मतलब मैं कोई भी टर्म अगर कॉमन लेता हूँ तो जो अननोन वेरिएबल है मैं उसको कभी भी यहाँ 0 के नीचे नहीं लेकर जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मुझे u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। आप देखिएगा कि x की वैल्यू तो कैलकुलेट करी थी 1/√2 और -1/√2। तो हमें जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसको कभी भी यहाँ 0 के नीचे नहीं लेकर जाते। हाँ, कांस्टेंट टर्म जो है उसको 0 के नीचे ले जाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 को 0 के नीचे ले जा सकता हूँ मैं। तो ये u हो गया और ये हो गया u + 2।
तो ये जो 4 है 4 को ले जा सकता हूँ 0 के नीचे, ये हो गया 0/4 विच विल बी इक्वल टू 0। तो u इंटू यू प्लस टू इज इक्वल टू 0। ये बताइए ये सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। सभी को क्लियर है? सर हाँ हाँ बोलो। सर, सर क्लियर तो है सर, लेकिन एक क्वेश्चन था हाँ सर। ये जो आपने जो मेथड बताया कि u की वैल्यू सीधा ढूंढ सकते हैं सर, तो ये हम उन क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग करी? हाँ, सब में अप्लाई कर सकते हो। आप देखो कि मेरे पास जैसे एक ये वाला क्वेश्चन था, x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यही एग्जांपल देखा था, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके मेरे पास ये वैल्यू आई थी x+3 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैं x+3 को क्या ले जाऊं 0 के नीचे? अगर अगर ये केवल 3 होता, अगर ये केवल 3 होता तब तो मैं ले जाता, पर इसके साथ में x वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो सॉरी ऐड हो रही है। तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल वाला टर्म है, यानी कि जो मेरे को अननोन कैलकुलेट करना है ये वो वाला टर्म है। तो मैं x+3 को 0 के नीचे नहीं ले जा सकता, इसी तरह से मैं x+1 को 0 के नीचे नहीं ले जा सकता। 0 के नीचे सिर्फ और सिर्फ ऐसे टर्म को लेकर जाएंगे जो कि कांस्टेंट होगा। तो मैं 4 को 0 के नीचे ले गया। समझ गए? सर समझ 4 गए को कि नहीं बताओ? सर समझ गए सर। समझ गए? डाउट है अभी भी? सर लेकिन एक बार ये आप सर नहीं, मैं लेके ही नहीं जा रहा, मैं 4 को नीचे लेकर ही नहीं जा रहा, छोड़ दो। तुम्हारे ओके। हिसाब से बता देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हिसाब से बता देता हूँ। ये 4u² और 8u है, तो इसमें से 4 तो कॉमन आ सकता है ना, ये बताओ। हाँ सर आ सकता है। आ गया। ये u² है और ये u है, तो u आ गया कॉमन। अब यहाँ क्या बचा? u बचा, और यहाँ क्या बचा? 2 बचा। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4u 4u मल्टीप्लाई हो रहा है और u+2 हो रहा है। तो जैसे कि ब्रैकेट में डालते थे ना, मैंने 4u को भी ब्रैकेट में डाल दिया। अब आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u+2 इज इक्वल टू 0। तो 4u 0 के बराबर कब होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई यू, 4 तो 4 ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई यू 0 के बराबर कब होगा? जब u की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये 4 इंटू यू 0 के बराबर आ जाए? ये बताओ। सर 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई 0। एक तो ये आ गई u की वैल्यू, और दूसरा ये u+2 इज इक्वल टू 0 है, तो +2 को इधर ले जाओ, तो u की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पर वेरिएबल x नहीं था, यहाँ पर वेरिएबल u था। तो ये जो u की दो वैल्यूज आई हैं, यही हमारे दो जीरोज आ गए, अल्फा और बीटा। बताइए, आप क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा और बीटा की ये दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद देखिएगा कि ये जो मेरे को स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म को जबरदस्ती इंक्लूड करने के लिए मैं इसमें कांस्टेंट टर्म के नाम पर 0 ऐड कर दूंगा। तो आप देखो, मैं कहूंगा यहाँ पर कंपेयर कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u। अब क्या है कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैंने लिख दिया +0। कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u प्लस 0 विद au² प्लस bu प्लस c। देखो अंतर कुछ नहीं है, ये है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म है वो अब x नहीं है, वो u है। तो au² प्लस bu प्लस c से कंपेयर करना है। तो u² का कोफिशिएंट a, इधर u² का कोफिशिएंट 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। u का कोफिशिएंट b, इधर u का कोफिशिएंट 8, तो b की वैल्यू आ गई 8।
कांस्टेंट टर्म इधर सी और इधर 0, तो सी की वैल्यू आ गई 0, ए बी और सी की ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद इधर करूंगा, अब देखिएगा, अब क्या करना है यहाँ पर मुझे कि ये आ गया मेरे पास, और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो अब इसमें वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस, फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा है 0 और बीटा है -2, तो 0 प्लस -2 यानी कि ये हो गया -2, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और आर एच एस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस, अब बी कितना है 8, तो 8 और ए कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गए। ये वेरीफाई हो गया। ये तो हो गया पहला रूल। अब इसके बाद दूसरा रूल देखते हैं इसका। सेकंड रूल है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये तो 0 ही हो गया। आर एच एस क्या है सी अपॉन ए, और सी क्या है यहाँ पर 0 और ए क्या है 4, तो 0/4, तो ये 0 हो गया। तो एल एच एस की वैल्यू भी 0 और आर एच एस की वैल्यू भी 0। हम ये कहेंगे यहाँ पर भी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये एग्जांपल नंबर 3 था। एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial fx is equal to, find the zeros of the polynomial fx is equal to 4 under root 3 x square, 4 under root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 plus 5x minus 2 root 3, and verify the relationship between its zeros and coefficients। अब देखिएगा इसको कैसे करना है।
यहाँ पर आप देखो कि जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल है, मुझे क्या करना होता है कि उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होता है उसके जीरोस कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये जो x² वाला कोफिशिएंट है 4√3 और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ये देखो मल्टीप्लाई करके आएगा क्या। इधर कर रहा हूँ, इस चीज को रफ में करके देख लेते हैं खुद से। देखिए 4√3 मल्टीप्लाइड बाई -2√3, 4 इंटू -2 हो गया -8 और √3 इंटू √3 हो गया 3, मतलब माइनस का 24। मुझे 5 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो +5 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन आ जाए -24 के बराबर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 24 कैसे होगा, 8 3 जा 24 होता है और 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो प्लस का 5x आ जाएगा। तो 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x, तो 8x माइनस 3x क्या हो गया, +5x। और 8 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -24, -2√3 इज इक्वल टू 0। समझ गया बेटा, सभी को क्लियर? यस सर। विद्युत बताओ, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो सर हम कुछ भी ऑपरेशन लगाए मिड टर्म के लिए, हाँ तो सर वो दो जो टर्म्स आएंगी, हाँ मतलब उनमें जो कांस्टेंट होंगे वो मतलब मल्टीप्लाई होने चाहिए थर्ड टर्म से, हाँ चाहे हाँ कोई भी ऑपरेशन हो। हाँ हाँ, ये जो ओके एक्स सर। वाला है ये आपका कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ओके सर। अब जरा देखो, इधर 4√3 x² है और इधर 8x है, तो 4 और 8 में कॉमन लिया जा सकता है 4, x² और x में कॉमन लिया जा सकता है x। तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा, एक तो इधर से मैंने 4 निकाल लिया तो √3 बचा, x² में से x निकाल लिया तो x बचा, तो √3x प्लस x निकाल लिया तो x तो खत्म हुआ, 8 और 4 कॉमन ले लिया तो 4 2 8, √3x प्लस 2। अब क्या करा जा सकता है कि ये जो 3 है, इस 3 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस तो अपनी जगह है ही, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि इनमें से भी तो कुछ कॉमन लेना है। तो आप ये देखो, ये भी, ताकि अंदर √3x प्लस 2 बच जाए, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, एक तो माइनस ले लो कॉमन, 4x, इधर ब्रैकेट में बचता है √3x प्लस 2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस ले लिया कॉमन, इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, तो √3 ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा, √3x, और माइनस तो मैं कॉमन ही ले चुका हूँ, तो +2, √3x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। √3x प्लस 2 यहाँ पर भी है, √3x प्लस 2 यहाँ पर भी है, निकाल लो कॉमन, √3x प्लस 2 और फिर इधर क्या बचेगा, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो एक तरफ तो आपको क्या करना है, √3x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दो और 4x माइनस √3 को 0 के बराबर रख दो। ये करने पर क्या होगा, √3x प्लस 2 उधर चला जाएगा तो -2 बन जाएगा, √3x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से क्या होगा, 4x इज इक्वल टू √3। ये हो गया। अब इधर कर रहा हूं मैं, ये जो √3 है इसको नीचे ले आओ, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन √3 और यहाँ पर ये जो 4 है इसको √3 के नीचे ले जाओ, तो x इज इक्वल टू √3/4। तो x की दो वैल्यूज आ गई, इन्हीं को तो जीरोस बोलते हैं। तो अल्फा क्या हो गया, -2 अपॉन √3 एंड बीटा क्या हो गया, √3/4। समझ गए, अल्फा और बीटा आ गया। वेरिफिकेशन वाला पार्ट खुद कर लेंगे।
बताइए, वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर लेंगे खुद, छोड़ दो? यस सर, यस यस सर। ठीक है, वेरिफिकेशन खुद करना, इतना है, इतना आज कर लेते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, वो होमवर्क करना, और हर बार ना बताना पड़े, जब भी होमवर्क देता हूँ होमवर्क की फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप जरूर करनी है, ठीक है? चलिए जी। सर हाँ जी, बोलिए। सर ये इसमें सर हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, जैसे कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके, वैसा प्रोसेस नहीं होता सर इसका? वही तो करा है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई ही तो करा है, 4√3 माइनस 2√3 -24 आया, ओके। और फिर उसके बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग करी, समझ गए? सर एक चीज समझ नहीं आई। हाँ, हाँ सर, वैसे हमें ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन करी है इससे हमें फायदा क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन करने के, जब मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। हमेशा जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तभी करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग हर क्वेश्चन में, ठीक है? सर तो ये आपने रफ वर्क किया था यहाँ पे तो। हाँ, ये तो मैंने आपको साइड में करके दिखा दिया कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसको मैंने साइड में करके दिखा दिया, ये आपको वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं है मेन एग्जाम में, साइड में रफ में आप करके देख लेना इसको। तो सर इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि आइडिया टर्म नहीं, कैसे स्प्लिट हुई। ना ना ना, सुनो, ये -24 आ गया, तो -24 आ गया, मैंने 5x को वैसे ही थोड़ी लिख दिया 8x माइनस 3x। 8x माइनस 3x करने से हुआ क्या कि 8x माइनस 3x एक तो +5x हो गया, और 8 इंटू -3 करेंगे तो -24 आया, ठीक है? तो ये -24 देखते हैं, फिर उसके हिसाब से इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। ओके सर, तो सर पहले लेफ्ट वाली टर्म को राइट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता मल्टीप्लाई है, करते हैं, और फिर मिड मिड टर्म। टर्म, तो सर मिड टर्म का भी वो प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। हाँ हाँ भाई, 5x को ही तो स्प्लिट करा है 8x माइनस 3x में, तभी तो 8x माइनस 3x प्लस 5x आएगा, और 8 इंटू -3 -24 हो जाएगा। अगर मुझे -24 ना चाहिए होता, अगर मान लो मुझे कुछ और चाहिए होता, मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए होता, मान लो 6 चाहिए होता, तो फिर मैं क्या करता, मैं इस 5 को लिखता 3x प्लस 2x, ताकि 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 हो जाए, इस वजह से। ओके सर। समझ गए? मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, करके भेजना मेरे को क्वेश्चंस इसके, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए जी, ओके। Sir,